अब आइए इस पे ही सारा चीज है, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए ही तुम लोग कर रहे हैं। तो ये जो बेसिक टर्म था वो डिफाइन हो गया है ना। अब लिखिए इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहला ऑर्डर 1 का ए आई जे लिख दिया, ऑर्डर 1। अगर उसका ऑर्डर ही 1 है तब तो सोचना ही नहीं कुछ, जो इनपुट वही आउटपुट। अच्छा तुम कई जगह ना कंफ्यूज कर जाते हो कि यह लिखा हुआ है, बोले सर यह तो मॉड के लिए भी देखते हैं और -3 का मॉड वैल्यू क्या होता है 3 होता है, लेकिन -3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। ये अगर डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यह वैल्यू कितना होगा -3। तो यह आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चलना चाहिए किसकी बात हो रही है, क्या वो मॉड वैल्यू की बात हो रही है या डिटर्मिनेंट की बात। क्योंकि देखो मॉड को भी तो इसी वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, करते कि नहीं करते हैं, अरे यस सर नो। तो वो तो तुमको यहाँ पे जैसे कि तुम यहाँ पे ऐसे लिख दिए 1 2 3 4 5 6 तो तुमको पता चल जाता है कि ये एक अरेंजमेंट है, लेकिन इससे अब पता ही नहीं चल रहा है अरेंजमेंट है या नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये मॉड पूछ रहा है वैल्यू, ठीक है -1 लेते ताकि और अच्छा लगे, -1 का मॉड वैल्यू क्या आता है 1 आता, लेकिन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ -1 इज -1, जो इनपुट है वही आउटपुट। तो ये लिखा है कि अगर 1 ऑर्डर का है तो जो इनपुट है वही उसका आउटपुट है। समझ गए ना, A11 का आंसर क्या है A11। लेकिन अगर ऑर्डर 2 है तो भी आप जानते हैं, ठीक है, A11 A12। अच्छा ये लिख पाओगे तुम लोग A11, ठीक है, मतलब मैं बोला ना हॉरिजॉन्टल लाइन में चलेंगे किसको चेंज करेंगे सेकंड वाला को, और वर्टिकल लाइन में चलेंगे किसको चेंज करेंगे फर्स्ट वाला को। ठीक है, तो ये A11 A12 A21 A22, तो यह पहले मल्टीप्लाई हो जाता है ये दोनों, A11 इंटू A22 A है इंटू A22 और फिर क्या A12 इंटू A21, लेकिन यहाँ पे बीच में साइन किसका लगता है माइनस का। आगे हम बताएंगे माइनस क्यों लगता है, ये सभी बताएंगे। ठीक है, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3, सारा लड़ाई इसी के लिए। ठीक है, आपके सिलेबस में भी 3 है, आईआईटी के सिलेबस में भी यही 3 है। ज्यादा से ज्यादा 4 करेगा तो 4 का भी कॉन्सेप्ट 3 पे ही आ जाता है। ठीक है, आगे चल के तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 2 तक तो कुछ है ही नहीं, है ना। ये जैसे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 5, चलो 5 6 1 2, इसका आंसर कितना होगा 2 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 1 10 माइनस 6, आंसर इज 4। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनका प्रोडक्ट, माइनस को तुम सेकेंडरी डायगोनल कह सकते हो, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, और बीच में कनेक्टिंग साइन क्या रहेगा माइनस का। समझ गए बात को, ठीक। अब 3 ऑर्डर में ऐसा फैसिलिटी नहीं। अभी तुम क्या पढ़ते थे 3 ऑर्डर में कि प्लस माइनस प्लस ऐसे करते थे, तो तुम फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग ओपन करते, ऐसा जरूरी नहीं। तुम इसको, इसमें कितने रो है 3 रो, और कॉलम भी कितने हैं 3, तो तुम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर सकते हो। कहने का मतलब 6 तरीका है, पहला रो के करस्पॉन्डिंग, सेकेंड रो, थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो 6 तरीके से बनाओगे तो सेम आंसर आएंगे, ऐसा नहीं कि 6 से 6 के 6 अलग अलग आंसर आ गए। ठीक है, अभी तो आप जानते ही नहीं हो इसलिए फर्स्ट रो करते हैं। आगे हम तुम्हें यह भी बताएंगे कौन से टाइम में कौन सा रो के करस्पॉन्डिंग ओपन करने से चीजें सिंप्लीफाइड है या आसान है। समझ गए बात को। तो नोट अगला, इवैल्यूएशन कैन बी डन विथ रिस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में इवैल्यूएशन किया जा सकता है। यहां तक समझ में आ गया ना। तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम उसको इवैल्यूएशन कर सकते हैं उसका। अच्छा फॉर वैल्यू फाइंड सम, अच्छा कैसे निकालते हैं, सम ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ठीक है, और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर।
मतलब अगर आपको इवेल्युएट करना है ना, कुछ नहीं करना होता है, किसी भी रो को सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि हम वापस चलते हैं, ये लिखिए इसका, मान लीजिए इस रो का एलिमेंट को सिलेक्ट किया। अब इस रो के कितने एलिमेंट है, इस रो में कितने, 3, तो 3 का 3 को फैक्टर लिखो और उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो बेसिकली हो कैसे जाएगा, A1 इंटू इसका कोफैक्टर, A1 का कोफैक्टर क्या लिखा जाएगा, C11, अरे A1 का पोजीशन क्या है यार, 11 ना, प्लस A2 इंटू बताओ कोफैक्टर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका पोजीशन यही है, प्लस A3 इंटू कोफैक्टर इसका क्या होगा, C13। अब तुम ध्यान से देखो, कोफैक्टर ऑफ 1 2 में क्या आएगा, अपने आप माइनस आएगा कि नहीं आएगा, अरे माइनस जब निकालोगे तो -1 टू द पावर क्या आ जाएगा, ऑड, अरे हाँ है ना, तो इसीलिए तुम यहां पे क्या लगाते थे, माइनस। अभी समझ में आ रहा है लॉजिक, ठीक है। फिर यहां पे अगर तुम देखो तो ये इसका कोफैक्टर 1 + 3 पावर में आया तो प्लस में आता था, तो यहां पे इसलिए क्या लगाते थे, प्लस, यहां पर क्या, माइनस। अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग करें, इसके अलावा, तो हमको क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा बताओ, हाँ ये फर्स्ट का प्लस है, फर्स्ट का प्लस है। अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग करना चाहें, रो 2 के करस्पॉन्डिंग, तो क्या हो जाएगा, B1 इंटू इट्स कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या है, मतलब ये देखो इसका पोजीशन क्या है, इस B1 का रोल नंबर बताओ, फर्स्ट रो सेकंड रो, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका कोफैक्टर को क्या बोलेंगे, C21। फिर ये B2 इंटू C22, ये तो डायगोनल एलिमेंट है, दिक्कत ही नहीं है। फिर ये B3 इंटू पता कोफैक्टर, इससे भी जो वैल्यू आएगा, अगर सपोज यहां से अल्फा निकल गया है, यहां से भी क्या आएगा, अल्फा ही आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग भी यह काम कर सकते हैं। कैसे, कौन सा कॉलम लिए, चलो तुम्हारी मर्जी, कि हम कॉलम 2 ले लिए सर, कॉलम 2 ले लो, तो कॉलम 2 का पहला एलिमेंट बताओ क्या है, A2 विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 2, अगर देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 2, तो क्या है एलिमेंट A2 इंटू उसका कोफैक्टर क्या होगा, ये एलिमेंट का बताओ, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉलम यहां पे C बस लिखना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, प्लस B2, और ये तो डायगोनल एलिमेंट है C, और फिर यहां पे क्या, C2। अच्छा यह C2 अलग चीज है, तुम जान ही रहे हो, और यह जो मैं लिख रहा हूं ये लोअर सबस्क्रिप्ट साथ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोफैक्टर को। तो यहां पे बताओ ये जो C2 का बताओ, इसका पोजीशन क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो यहां पे थर्ड रो सेकंड कॉलम, इससे भी वैल्यू कितना आएगा बेटा, अल्फा आएगा, समझ गए ना। तो आप यह काम आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। और एक मजे की बात बता रहा हूं, आप क्या किए गलती से, आपने रो तो इसका ले लिया, एलिमेंट इसका ले लिया, और कोफैक्टर अगर आपने इसका ले लिया और उसको प्रोडक्ट करते गए, आंसर आपको 0 मिल जाएगा। वो डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं होता है, लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि अगर हमने एलिमेंट किसी और रो का लिया और कोफैक्टर किसी दूसरे रो का लिया, चाहे आप इसका लिए चाहे इसके लिए, आपको 100% आंसर क्या मिलेगा, 0। वो मैं करके दिखाऊंगा आगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बोले सर हम इस रो का एलिमेंट ले लिए और कोफैक्टर इधर का ले लिए, अब ना तुमको 0 मिलेगा ना डिटर्मिनेंट मिलेगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कब मिलता है कि जिस रो का एलिमेंट सेलेक्ट किए उसी रो का क्या लेना चाहिए, कोफैक्टर, ठीक है। और मतलब इसका प्रोडक्ट इसी के कोफैक्टर से करना है, प्लस इसका प्रोडक्ट किससे, इसके कोफैक्टर से, क्योंकि हर एक एलिमेंट का क्या होता है, कोफैक्टर होता है। फिर इसका प्रोडक्ट इसके कोफैक्टर से, समझ गए, तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इवेल्युएट कर सकते हैं। आगे देखिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसको थोड़ा लिख लो। अब ध्यान से देखो, यह क्या है, यह क्या है, A1 इंटू दिस, याद करो ये कोफैक्टर ही तो है। अरे A11 का कोफैक्टर और माइनर क्या होता है, इक्वल होता है। दरअसल ये माइनर है और माइनर कोफैक्टर इक्वल होने के कारण उन्होंने क्या लिख दिया इसको, C11 प्लस A2, और ये देखो ये दरअसल किसका, A12 का कोफैक्टर है। A12 का कोफैक्टर नहीं है, देखो अगर
चलो यहाँ पर मैं उसको फिर से बनाता हूँ, माइनस इसलिए आ गया, ये माइनर है और को फैक्टर बनने के लिए क्या लग गया माइनस, ठीक है। ये एलिमेंट था ना, एलिमेंट आपका यही था, मैं बता देता हूँ, A1 A2 ऐसे तरह इसी तरह से था, बताता रुको, A1 ठीक है, फिर क्या यहाँ पे बता, यहाँ पे A2 था क्या, A2 तो ऐसे लिखे थे, B1 था, B1 B2 B3 C1 C2 ऐसे था। अगर मैं बोलता कि चलो माइनर ऑफ A1 बताओ, माइनर ऑफ A1 क्या बताते तुम, A1 जहां पे उसको गायब कर देते उस रो उस कॉलम को क्या बचता है, B2 B3 C2, अच्छा माइनर ऑफ A2 बताओ, माइनर ऑफ A2, ये A1 ही सिर्फ लिखा है, A2 बताओ, यह गायब क्या बचता है, B1 C1 और फिर क्या, ठीक है, और आगे लिखने की जरूरत नहीं, इससे समझाने के लिए काफी है। तो यह A2 है, अच्छा यह क्या है, माइनर है ना। तो अगर मैं इसको यहां पर तुम देखो, यहां पर हम जो प्लस लिखे हैं तो हम यहां पे माइनर नहीं लिखे, यहां पर क्या है, अब ये जो माइनस आ गया, तुमको यह पता है माइनर को फैक्टर में इतना ही अंतर है कि अगर हम उस पे -1 टू दी पावर, अगर इसका पोजीशन देखा जाए 1 2 का पोजीशन क्या है, मतलब इस चीज को हम लोग क्या बोले, इसका माइनर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M12 से, ये M12 है, लेकिन माइनस ऑफ M12 कैन बी रिटन एज कोफैक्टर ऑफ माइनस ऑफ माइनर 1 2 कैन बी रिटन एज कोफैक्टर ऑफ 1 2। तो अब यह जो पूरा चीज था माइनस के साथ दिस मच, माइनस के साथ यह पूरा मामला, यह क्या बन गया, कोफैक्टर। अरे बोलो ये सर नो, माइनस इंटू यह माइनर है, माइनस इंटू माइनर यहां पर क्या हो गया, कोफैक्टर। क्यों, क्योंकि देखो इसका पोजीशन क्या है, ये जो माइनर निकाल रहे किसका था, 1 2 का था, तो 1 2 के साथ जैसे ही माइनस आ गया तो वो कोफैक्टर बन चुका है। तो अब यह पूरा चीज, माइनस को तुम भूल जाओ, यह पूरा चीज मिलके ही कोफैक्टर है, और ये हो गया A2 इंटू कोफैक्टर ऑफ, बताओ C12। क्लियर हो गया चीज, अब बोलो ये सर नो। उसी तरह से फिर आगे में क्या हो गया, A3 इंटू कोफैक्टर ऑफ C1। बोलो हाँ या ना, माइनस वाला कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो कुछ नहीं करना यार, किसी भी रो को उठाओ, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आंसर तुम्हारे पास है, ठीक है। फिर देखो जैसे, अब चलो क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा, सारा थ्योरी यहां तक। अच्छा एक और थ्योरी से पहले आगे मैं थोड़ा एक और चीज तो यहाँ पे दिखाई देता हूँ। अब बोले सर 2 2 का क्या होगा, 1 1 का मैं बोल चुका हूं कि उसका माइनर कोफैक्टर नहीं होता है, लेकिन अगर यह एलिमेंट है A11 A12 A21 A22, फर्स्ट रो में लिखे तो पहला चीज कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला चेंज, फिर यहां पे भी इसको कांस्टेंट रखें, इसको बढ़ाते गए, ठीक है। तो इसका आंसर तुमको पता है, A11 A22 माइनस A12 A21। तो सर यहाँ पे वो वाला वैलिड है क्या, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रो 1 लिखें तो हम लिखेंगे एलिमेंट क्या है, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12। तो इसका मतलब क्या होगा कि A22 जो है दरअसल क्या है, वो C11 के बराबर है। अब चलो इसका हम लोग निकाल के देख लेते हैं भाई, C11 पहले M11 क्या होगा बताओ, M11 क्या होगा कि भाई जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हमें कत्ल करना होगा, हटाना होगा उसको, इस रो और ये कॉलम खत्म हो गया, तो क्या बचा A22। और मैं बताया सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट ऐसे निकल जाता है, जो इनपुट वही आउटपुट। आ गया कि नहीं आ गया बताओ। फिर यह देखो हमको क्या चाहिए नेक्स्ट, C12, तो C12 के लिए आप M12 निकाल लो। तो M12 जैसे निकालोगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को गायब करो, क्या बचेगा सिर्फ A2, बताओ, अरे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब हो जाएगा ना, तो क्या बचा A21। तो A21 को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो और जो इनपुट वही आउटपुट। तो दरअसल होना क्या चाहिए, तो वही तो। अच्छा अब ये इतना है तो इसका बताओ कोफैक्टर क्या होगा, अगर ये इतना है
तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? M11 इतना है तो बताओ C11 कितना होगा? A22 ही होगा। क्यों? क्योंकि -1⁻², इस +1 इंटू माइनर। अच्छा यहां पर बताओ C12 कितना हो जाएगा? -1 पे पावर 3 इंटू माइनर ऑफ 12, और माइनर ऑफ 12 सॉरी ये 12 है, 112 नहीं, तो माइनर ऑफ 12 कितना निकल गया? A21, और इंटू माइनस तो कितना निकल गया बाबू? -A21। C12 कितना बराबर है यहाँ पर? -A21। अब तुम थोड़ा गौर से देखो, यह एलिमेंट है और यह इसका क्या है? A22 क्या है? देखो ना, A22 किसके बराबर है? अरे C11, A11 इंटू C11 प्लस यह देखो एलिमेंट क्या है? A12। और अब ये जो माइनस A21 है, -A21 किसके बराबर होता है? कोफैक्टर ऑफ 12। तो यह दिस इज इंटू कोफैक्टर ऑफ 12। अभी समझ में आ गया माइनस साइन क्यों लगता है? तो जैसे आप ये चीज करते हैं ना, तो कोफैक्टर ऑटोमेटिक किसको कैरी करने लगता है? यहाँ पर माइनस को। आई होप समझ में आ गया 2/2 का भी। ठीक है, माइनस ही क्यों लगता है? अगर आप अब आपसे कोई पूछे, आप मुझे लगता है बेटर एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। ठीक है।